मॉर्निंग टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। आज हम एक बेहद ख़ास अहम मुद्दे पर आपसे बात करना चाहेंगे और ये आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अहम है। और इसे बताने के लिए हमारे साथ आज एक बेहद ख़ास मेहमान हैं। आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल पर और सैनिक स्कूल की चयन प्रक्रिया पर कि कैसे आप अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में भर्ती करवा सकते हैं, एडमिशन दिलवा सकते हैं। बहुत सारे अभिभावकों के मन में ये सवाल होता है कि अगर उन्हें अपने बालक को, अपनी बालिका को सैनिक स्कूल में एडमिशन दिलवाना है तो उसके लिए क्या कुछ प्रोसीजर होते हैं, कितना कुछ पढ़ाई का सिलेबस होता है और तमाम वो चीज़ें हम जानेंगे कि उसमें एडमिशन की क्या प्रक्रिया होती है। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए सैनिक स्कूल के ही पूरा छात्र हैं। इस समय मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी हैं जीवेंद्र सिंह सर, और जिनके मार्गदर्शन में बहुत सारे छात्र आज सैनिक स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। तो हमारे चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सैनिक स्कूल के बारे में आज हम बात करेंगे। सर, क्या इम्पोर्टेंस है सैनिक स्कूल का और ये दूसरे स्कूलों से कैसे अलग है? सैनिक स्कूलों की अवधारणा 1960 के दशक में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उनके रक्षा मंत्री थे कृष्ण मेनन जी। तो कृष्ण मेनन जी की का ये कॉन्सेप्ट है कि सेनाओं में अधिकारी वर्ग में निरंतर एक अच्छी क्वालिटी के अधिकारियों के प्रवेश के लिए ऐसे स्कूल खोले जाएं जो बचपन से ही उनमें ऑफिसर लाइक क्वालिटी डेवलप करें, सेना के प्रति उनके मोह हो और सेना को अच्छे स्तर के अधिकारी उपलब्ध हो सकें। इसलिए शुरुआत में भारत सरकार ने हर प्रदेश में एक सैनिक स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है। अब हालांकि सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अब सर बड़ा सवाल ये भी है कि सैनिक स्कूल में जो एडमिशन प्रोसेस है, पहले तो इसमें केवल बॉयज़ ही एडमिशन ले पाते थे, जी लेकिन अब ने सरकार ने चेंजेस इसमें कर दिए हैं और बालिकाएं और लड़कियां भी इसमें जा सकती हैं। तो ये कितना चेंज हुआ है और लड़कियां कितनी तेज़ी से इसमें आगे आ रही हैं? देखिए, लड़कियों के लिए सैनिक स्कूलों में अलग से हॉस्टल की व्यवस्था की गई है और लड़कियों के लिए सैनिक स्कूलों में अब सरकार ने आरक्षण का भी प्रावधान कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर तो प्रावधान ये है कि 10% सीटें या 10 सीटें, इनमें से जो भी अधिक होगा उतनी सीटें आरक्षित होती हैं। लेकिन इस बार सैनिक स्कूल रीवा के लिए जैसे कुल 80 सीटें विज्ञापित हुई हैं खाली, उनमें से 25 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। तो ये लगभग 1/3 33% के आसपास आरक्षण पड़ता है। तो लड़कियों के लिए इसमें प्रवेश की संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और लड़कियों के लिए ये अपॉर्चुनिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लड़कियों को इस स्तर की शिक्षा और इस तरह के कैरियर की संभावनाएं पहले कभी नहीं थी, जो अब खुल गई हैं सैनिक स्कूलों में प्रवेश में आरक्षण होने के कारण। अगर हम सर एडमिशन प्रोसेस पर बात करें, जिसके लिए हम आए हुए हैं और बहुत सारे पेरेंट्स हमारे साथ जो जुड़ेंगे, तो उन्हें क्या कुछ जो क्राइटेरिया क्या होता है, किन बच्चों को इसमें प्रवेश मिलता है और एडमिशन किस आधार पर किया जाता है? जी, सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहला चरण लिखित परीक्षा है, फिर साक्षात्कार है और उसके अलावा एक मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल जबलपुर में होता है। रिटन परीक्षा जबलपुर के जनवरी महीने के शुरुआती सप्ताह में संडे को होती है। इसमें कुल 300 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज मैथमेटिक्स के लिए होता है। मैथमेटिक्स के 50 प्रश्न होते हैं, हर प्रश्न का 3 नंबर होता है, मतलब 150 नंबर की गणित आती है। 150 जो बचे हुए नंबर हैं उसमें 25 प्रश्न होते हैं इंग्लिश के, भाषा के, 25 प्रश्न होते हैं रीजनिंग के और 25 प्रश्न होते हैं सामान्य ज्ञान के। हर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस तरह 150 3 विषयों के होते हैं और 150 नंबर पर गणित होती है। जाहिर है इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैथमेटिक्स का, जनरल मैथमेटिक्स का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के 6वें क्लास के स्तर की पूछी जाती है। तो 5वें 6वें स्तर की गणित अगर सामान्य किसी लड़के की बहुत अच्छी है तो उसके सैनिक स्कूल में प्रवेश की संभावनाएं अपने आप बढ़ जाती हैं। किस क्लास में एडमिशन होते हैं सर, और उसमें कुछ एज लिमिट भी होती है, ये भी हम जी दर्शकों को जी, बताएं जी। सामान्यतः तो सैनिक स्कूलों में 6वीं क्लास में प्रवेश होता है और उसके लिए एज लिमिट 10 से 12 वर्ष तक की है, मतलब 10 से लेके 12 वर्ष, 2 साल का उसमें टाइम फ्रेम है। आप ये कह सकते हैं 5वीं और 6वीं जो लड़के पढ़ रहे हैं वो उसमें प्रवेश की परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ सैनिक स्कूलों में जब 9th की सीटें अगर खाली हो जाती हैं तो 1 2 3 4, हालांकि उनकी संख्या बहुत ही कम होती है, तो 9वीं में भी प्रवेश होता है। अच्छा, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर बार 9वीं में प्रवेश होगा? नहीं, ऐसा नियम नहीं है, मतलब जो निर्धारित सीटें हैं क्लास की उसमें से अगर सीटें खाली होती हैं तो फिर 9वीं में प्रवेश होता है। सर, जो एज क्या होती है बच्चों की, ये तो?
10 से 12 वर्ष। अच्छा, 10 से 10 से 12 वर्ष। 12 पँचमी में जो प्रवेश जी, करेंगे उन्हें। 5वीं या 6वीं वाले लड़कों के लिए ये है। जी, जी। एक सवाल ये है सर कि कैसा माहौल होता है, चूँकि आपने सैनिक स्कूल से ही पढ़ाई की है, वहाँ के पूरा छात्र रहे हैं, और कैसा माहौल होता है और किस तरह के एटमॉस्फेयर आपको दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है वहाँ आगे पढ़ने के लिए? देखिए, सैनिक स्कूल का जो माहौल होता है, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी बहुत अच्छा पब्लिक स्कूल सैनिक स्कूल का माहौल दे सकता हो। मतलब बहुत उच्च क्वालिटी के पब्लिक स्कूल्स में भी वो माहौल नहीं होता है। दूसरी मुख्य बात ये है कि ये मध्यम वर्ग, आय वर्ग के लोगों के लिए है। तो मान लीजिए कि अधिक से अधिक एक बच्चे को लगभग 1 लाख रुपए सालाना की फीस देनी पड़ती है, अगर वो गरीबी रेखा की श्रेणी में नहीं आता है तो। अगर गरीबी रेखा की श्रेणी में आता है तो उसको केवल मेस की फीस लगती है, 1 लाख रुपए लगभग शुरू में डिपॉजिट कराते हैं, बाकी 10, 15, 20 हज़ार रुपए वार्षिक के हिसाब से फीस लगती है, जो वार्षिक खर्च होता है। तो आप ये सोचें कि इतने कम फीस में इंडिया में कोई पब्लिक स्कूल क्या सुविधा दे सकता है, उसके मुकाबले सैनिक स्कूल क्या सुविधा देता है। आप रीवा में अच्छी अच्छी स्कूल्स हैं, इन स्कूल्स में 1 या 2 प्लेग्राउंड फुटबॉल के लिए अवेलेबल होगा, क्रिकेट के लिए अवेलेबल होगा। सैनिक स्कूल में हर खेल का ग्राउंड अलग है, हर कैटेगरी के बच्चों के लिए, कि जूनियर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सीनियर क्लास के लिए अलग अलग प्लेग्राउंड की व्यवस्था है। आपको बैडमिंटन खेलना है, आपको टेबल टेनिस खेलना है, आपको लॉन टेनिस खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, जो खेल आप खेलना चाहते हैं, हर खेल के लिए अलग कैटेगरी के लिए अलग आपके पास प्लेग्राउंड है। देखिए, एक व्यक्तित्व को संवारने के लिए सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं होती, जिसको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, उनका भी महत्व उतना ही ज़्यादा होता है। खेल उसका सिर्फ एक एक पार्ट होता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अलावा जो बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, जैसे कि क्विज़ हो गया, डिबेट कंपटीशन हो गया, ये सारी चीज़ें सैनिक स्कूलों में अलग अलग कैटेगरी वाइज रेगुलरली होती रहती हैं। सैनिक स्कूल के बच्चों को परेड कराया जाता है, फिर बैंड सिखाया जाता है। आपने मेरे ख्याल से अभी देखा होगा कि सैनिक स्कूल ने डायमंड जुबली सेलिब्रेशन मनाया। ऐसा सेलिब्रेशन रीवा में कभी नहीं हुआ होगा, कहीं नहीं हुआ होगा, ना मेडिकल कॉलेज, ना इंजीनियरिंग कॉलेज, ना किसी स्कूल ने कराया होगा, ना करने की कल्पना कर सकता है। यहाँ एयर शो हो रहा है, अलग अलग तरह के कल्चरल शोज हो रहे हैं। आपने देखा यहाँ डेयर डेविल्स ने सड़कों पर परफॉर्म किया, और एनसीसी के स्टेडियम में टीआरएस कॉलेज के जो सामने जो है उसमें नेवल बैंड ने प्ले किया। ये सारी चीज़ें रीवा में कभी हुई नहीं थी। आप प्रवेश करेंगे तो आपके बच्चे का जो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो सैनिक स्कूल में ही संभव है, और वो बिना खर्चे के, न्यूनतम खर्च पे। इतनी सुविधा कहीं नहीं मिलेंगी आपको। प्लस आपके पास एक एश्योर्ड कैरियर का सामने ऑप्शन खुला हुआ है। 21 वर्ष की उम्र में क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर, मैं अब वो कहते हैं लोग कि देश के लिए जान देना है, तो कुछ लोगों को डर लगने लगता है कि फ़ौज में अगर प्रवेश किए तो बस वहाँ गोली ही लगने वाली है। साहब, गोली नहीं लगने वाली है, क्योंकि युद्ध नहीं चल रहा है। वो एक संभावना है जिसके लिए फ़ौज तैयार रहती है। इतना शानदार कैरियर, इतनी शानदार सुविधाओं के साथ, मतलब आपने फ़ौज में अगर एक बार प्रवेश कर लिया, आपका खाना, आपका खर्चा, आपका इलाज, और आपके ऊपर जो निर्भर मम्मी पापा या दूसरे लोग हैं, उनका पूरा का पूरा खर्चे की जिम्मेदारी सेना लेती है। सेना उन लोगों का ख्याल रखती है जिन्होंने देश की रक्षा करने का वचन लिया है। आपकी मृत्यु तक आपका इलाज करवाने की गारंटी सेना की है। अच्छे अच्छे मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं जहां आपको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। इसके अलावा बहुत अमीर आदमी होगा तो ही वो मेदांता में अपना इलाज करा सकता है, लेकिन फौज के लोगों के लिए मेदांता का इलाज मुफ्त है। उनको कार्ड मिल जाता है कि आप कहीं भी इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, अपना मुफ्त इलाज कराइए। तो आप कैरियर के हिसाब से देखिए तो सैनिक स्कूल में मतलब फौज का जो ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बहुत सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में है। तो इसलिए यहाँ के बहुत सारे पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि उनके बच्चे का प्रवेश वहाँ पर मिले। हालांकि अलग अलग जगहें भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं। तो एक पेरेंट को क्यों ये सोचना चाहिए कि उनके बच्चे को सैनिक स्कूल में ही प्रवेश मिले? ऐसी क्या क्वालिटी है, ऐसी क्या खासियत है? देखिए, एक होती है शिक्षा, दूसरा होता है माहौल। मतलब आपको बेस्ट क्वालिटी टीचर्स अवेलेबल होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी की टीचिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, और बेस्ट क्वालिटी का पीयर ग्रुप, मतलब आपके दोस्तों का साथ भी उसी क्वालिटी का होना चाहिए। एक ऑल इंडिया लेवल का हम एग्ज़ाम लेते हैं, उसमें से जो बेस्ट कैटेगरी के बच्चे होते हैं, जो मेरिट में टॉप पर आते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में कितने लोगों ने ये परीक्षा दी होगी, टॉप 80 को उठा करके हम सैनिक स्कूल में रख रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हर एक बच्चा जो सैनिक स्कूल में प्रवेश ले रहा है वो हाईली इंटेलिजेंट और क्वालिफाइड है।
आपको अब पूरी ज़िंदगी 7 साल उसमें उन्हीं के साथ गुजारनी है। किसी भी ऐसे बच्चे के साथ नहीं गुजारनी जिसका आईक्यू लेवल लो होगा, जिसकी एबिलिटी कमज़ोर होगी, इनके साथ नहीं गुजारनी है। तो इंटरैक्शन से ही आदमी की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। फिर टीचिंग फैसिलिटीज़ आप सैनिक स्कूल में जाकर देखिए, आप वहाँ की पेंटिंग लेबॉर्ट्री देखिए, आप वहाँ की केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री देखिए, फिज़िक्स की लेबॉर्ट्री देखिए, आपको किसी भी स्कूल में उतनी हाई ग्रेड लेबॉर्ट्री नहीं मिलने वाली। और टीचर्स इंडिया के बेस्ट आपको वहाँ पर स्कूल में मिलने वाले हैं। तो एक बेस्ट टैलेंट बेस्ट टीचर के साथ बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ पढ़ रहा है, इससे बेहतर स्कूल आपको कहाँ मिलेगा? लीस्ट कॉस्ट पर, सबसे कम लागत पर। दूसरी चीज़ होती है आगे का कैरियर डेवलपमेंट। फौज एक ऑप्शन है, सिविल पोस्ट दूसरी ऑप्शन है। बहुत सारे सैनिक स्कूल के लोग हैं जो आईएएस में, आईपीएस में, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में बहुत हाई ग्रेड पर पहुंचे हुए हैं। और फौज, आप देखिए आज देश में एक लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं जिन्होंने अभी कश्मीर को लेकर के बयान हुआ था, काफ़ी चर्चा हुई थी उसकी। और एक दिनेश त्रिपाठी हैं वाइस एडमिरल। मतलब ये सेना में, एक सेना में दूसरे नंबर पर है, दूसरी नौसेना में दूसरे नंबर पर है। ये दोनों रीवा के सपूत हैं, ये दोनों रीवा के सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं। और ईश्वर करे एक दिन सेना और नौसेना की कमान इन्हीं के हाथ में हो, इसकी पूरी संभावना है। एक साधारण परिवार से सैनिक स्कूल में प्रवेश किया हुआ बच्चा एक दिन सेना की कमान संभाल रहा होगा, ये गौरव रीवा में कौन सा स्कूल दे सकता है? मध्य प्रदेश में कौन सा स्कूल दे सकता है? बताइए। वाह! कितनी अच्छी बात है आपने बताई। अभी तो यहाँ डायमंड जुबली का आपने ज़िक्र भी किया है। यहाँ डायमंड जुबली जब मनाया गया तो 2500 पूरा छात्र आए थे और इसमें कितने सारे ऐसे लोग थे जो अपने-अपने फ़ील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी तो ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है फिर। जी 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 बिल्कुल। मतलब हर फील्ड के लोग थे। बिजनेस में सैनिक स्कूल का अगर लड़का गया है तो वो मिलियनायर है। सिविल सर्विसेज में अगर गया है तो वो बहुत हाई पोस्ट पर है। मतलब आज की तारीख में सैनिक स्कूल सोसाइटी का मेंबर सैनिक स्कूल का ही एक पूरा छात्र है, जो वहाँ भारत सरकार में सचिवालय में देख रहा है। और आर्मी ऑफिसर्स की मैं बात कर लिया कि इतने हाई ग्रेड तक पहुँच चुके हैं। पुलिस ऑफिसर्स में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर में, आईपीएस में और स्टेट पुलिस सर्विस में बहुत सारे लड़के, सैकड़ों लड़के भरे भरे पड़े हुए हैं। इसमें एक फ़ायदा यह भी होता है कि अगर आपका कोई कैरियर नहीं भी मिलता है तो सैनिक स्कूल के आप हैं इस नाते सैनिक स्कूल के लोग आपकी मदद जी, करते ये हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर कि ये भी कई जगह ऐसा होता है कि अगर आप सैनिक स्कूल के छात्र हैं तो आपको प्रायोरिटीज़ मिलती हैं। ऐसा जी, होता है बस क्या? आपको इतना बताना है कि आप सैनिक स्कूल रीवा के हैं। याद आप नहीं भी बताइए, कोई भी बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ बंदा अगर उसको पता चल गया कि बाहर जो लोग खड़े हुए हैं उसमें एक सैनिक स्कूल रीवा का भी है, तो वो बाहर जाके आपको खुद बुला करके लेके आएगा। चपरासी को नहीं कहेगा कि उसको अंदर भेज दीजिए, क्योंकि एक भ्रातृत्व का भाव होता है, ब्रदरहुड होती है सैनिक स्कूल रीवा में। देखिए 7 साल साथ खाते हैं, साथ सोते हैं, साथ हंसते हैं, साथ रोते हैं। जो सगे भाई बहनों में नाता होता है उससे ज़्यादा बड़ा नाता सैनिक स्कूल ब्रदरहुड का होता है। सर कैसे तैयारी करवाएं अगर किसी को लगता है उनके बच्चों को कि वो तैयारी अभी से शुरू शुरू कर दें तो कैसे शुरुआत की जा सकती है? शुरुआत मेरे ख्याल से अगर आप 4th या 5th लेवल से कर देते हैं तो बहुत पर्याप्त है, मतलब पर्याप्त से अधिक है। हालांकि सैनिक स्कूल की तैयारी में 6 से 7 महीने का समय लगता है, उससे ज़्यादा समय नहीं लगता। मैंने आपको बताया कि ज़्यादा मेहनत आपको गणित में करनी है, मैथमेटिक्स में करनी है। रीजनिंग थोड़ा सरल होती है, जिससे मैथ्स बनता है उससे रीजनिंग बनने लगती है। रह गया भाषा इंग्लिश की, नॉर्मली आज की तारीख में लोग इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में ही पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल है तो इंग्लिश मीडियम ही है, सरकारी स्कूलों में भी ये सुविधा दी जाने लगी है। तो ग्रामर इतनी कठिन नहीं होती है, मतलब वो ग्रामर आप टेकअप कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज वाली। जीके बहुत वाइड सब्जेक्ट है, वो तो बच्चे के नॉर्मल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ डेवलप होता है। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कठिन नहीं है, हाँ कंपटीशन बहुत हाई ग्रेड लेवल का है, तो आप तैयारी में छूट नहीं दे सकते हैं, कहीं भी चूक नहीं कर सकते। कितने सीटें होती हैं सर? इस साल कितनी सीटें हैं रीवा सैनिक स्कूल में? सैनिक स्कूल रीवा के लिए इस साल 80 सीटें हैं, उसमें मतलब आरक्षण भी होता है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी और महिलाओं के लिए। जैसा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण होता है वैसा सैनिक स्कूल में भी आरक्षण। और लगभग कितने छात्र बैठते हैं परीक्षा देने के लिए इसकी? हर साल हालांकि ये संख्या वेरी करती है, लेकिन फिर भी 25 से 30 हज़ार लोग बैठते हैं। 30,000 बच्चों में 80 बच्चों का चयन होना है, तो आप समझ लीजिए कि कितना कंपटीशन हाई है और कितनी अच्छी स्कूल है या फिर कितनी अच्छी व्यवस्थाएं वहाँ पर होंगी कि इतने सारे लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे इस स्कूल से पढ़ाई करें। तो इस तरह तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारी है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मुझे पूरी आशा है कि जितने भी लोग और पेरेंट्स मुझे और आपको सुन रहे होंगे उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे और उन्हें एक मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा कि वो अपने बच्चों को कम से कम ऐसे स्कूल में भेजें जो देश का टॉप
क्रीम पैदा करता है, जो देता है, जो देश के लिए इतने बड़े-बड़े काम करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी, नमस्कार, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जीवेंद्र सिंह सर, जिन्होंने बताया आपको कि किस तरह की सैनिक स्कूल में व्यवस्थाएं होती हैं और क्या प्रोसीजर होता है जहां से आप अपने बच्चों को वहां पर एडमिशन दिला सकते हैं। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहे गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद।